हेलो एवरीवन, माय नेम इज केशव झा। और आज से हम लोग जो है एक कंप्लीट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोगों की जो घटना चक्र होती है उसका इकोनॉमिक्स जो है हम लोग आज से डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हम एक एक चैप्टर करके पूरे सारे के सारे घटना चक्र को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसमें 1990 से लेकर के 2021 तक यानी अब तक जितने क्वेश्चंस आए हैं वो सारे डिस्कस करेंगे और फ्यूचर में जो और क्वेश्चंस आएंगे वो भी डिस्कस करेंगे। इस पूरी सीरीज में हम लगभग 3000 प्लस क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सबसे पहली चीज जो है वो यही है कि आर्थिक एवं सामाजिक विकास के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहली चीज जो हमें पढ़नी है वो है आर्थिक विकास। ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक के बारे में पढ़ते हैं। बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप, यानी कि भारत का जो फ्रेमवर्क था इकोनॉमी का वो कैसा था। अगर मैं इसके फेस की बात करता हूं तो ये कैसी थी इकोनॉमी हमारी, जरा पढ़ते हैं। पहले नोट्स पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। क्या बोला हुआ है कि अंग्रेजों से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति ग्रामीण तथा अविकसित थी। यानी कि भारत जो थी वो कैसी अर्थव्यवस्था थी, एक ऐसी इकोनॉमी थी जिसके ज्यादातर जो इलाके थे वो क्या थे, ग्रामीण थे, रूरल थे और अनडेवलप्ड थे। ठीक है, गांव एक पृथक इकाई थी, यानी कि एक सेपरेट एंटिटी थी विलेजेस। व्यवसाय वंशानुगत था, यानी कि बढ़ई का बेटा बढ़ई, किसान का बेटा किसान, पंडित का बेटा पंडित, तो वंशानुगत चल रहा था। यहाँ का प्रमुख व्यवसाय क्या था, कृषि था। यहाँ का प्रमुख व्यवसाय कृषि था, लेकिन उद्योग क्षेत्र में भी यह उन्नत था। यानी कि हमारा भले ही कृषि मेन व्यवसाय हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हमारी इंडस्ट्रीज खराब थी। भारत द्वारा उत्पादित रेशमी व सूती वस्त्र विश्व में उत्तम क्वालिटी के माने जाते थे। अगर आप लोगों ने 11th 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत का वैश्विक व्यापार यानी कि वर्ल्ड ट्रेड जो है बहुत अच्छा था। यहाँ का सिल्क यानी कि रेशम, यहाँ का सूती कॉटन विश्व में सबसे ज्यादा अच्छे माने जाते थे। यहाँ का संगमरमर देखो, ताजमहल देख लो, आज तक बात हो रही है तो यहाँ का संगमरमर का कार्य, नक्काशी का, हैंडीक्राफ्ट का कार्य, सोने और चांदी के आभूषण, पत्थर पर तराशी का काम बहुत ही ज्यादा उत्तम किस्म से होता था। हमारे यहाँ के किले आप आराम से देख के पता लगा सकते हो, किले हो गए, मंदिर हो गए, आप आराम से पता लगा सकते हो हमारा कैसा था। अतः इनका निर्यात किया जाता था, यानी हम लोग एक्सपोर्ट करते थे। हम लोग अनडेवलप्ड थे लेकिन तब भी हम लोग क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। निर्यात की वस्तुओं में यानी क्या क्या चीजें हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, क्या क्या निर्यात करते थे, हम लोग नील निर्यात करते थे, अफीम निर्यात करते थे, मसाले निर्यात करते थे। अफीम को ओपियम कहते हैं, तो ओपियम ये हो गया, बाकी मसाले वगैरह हो गए। इस प्रकार 17वीं व 18वीं शताब्दी तक भारतीय अर्थव्यवस्था अपने परंपरागत स्वरूप में गतिमान रही। यानी कि 17th एंड 18th सेंचुरी में हम लोग काफी अच्छे थे। उसके बाद क्या हुआ, अंग्रेज आ गए हमारे पास। अंग्रेजों ने भारत पर न केवल राज्य किया, यानी उन्होंने हम पे सिर्फ शासन नहीं किया बल्कि इसको एक उपनिवेश बना दिया। उपनिवेश को आप कॉलोनी भी कह सकते हो, ठीक है, ब्रिटिश कॉलोनी। तो कॉलोनी बना दिया। उपनिवेश का मतलब क्या है कि इस देश को किसी प्रकार की राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। यानी हमारे देश में कोई भी नेता, कोई भी राजा, उसके पास कोई भी पावर नहीं थी। तथा इसकी आर्थिक गतिविधियों पर उनका सीधा नियंत्रण था। किनका, ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों का सीधा नियंत्रण था। भारत पर 1757 से 1858 यानी कि 1757 से 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और इसके बाद 1858 से 1947 यानी 1947 तक ब्रिटिश सरकार ने राज शासन किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था एक पिछड़ी, अल्प विकसित, गतिहीन व सुस्त अर्थव्यवस्था थी। पिछड़ी यानी कि आप कह सकते हो अनडेवलप्ड, अल्प विकसित, अल्प विकसित हो गई, अनडेवलप्ड पिछड़ी क्या हो गई हमारी, स्टैगेंट, स्टैगेंट कह सकते हो आप, स्टैगेंट हो गई, गतिहीन हो गई, नॉन वाइब्रेंट हो गई। ठीक है, और लेजी इकोनॉमी हो गई हमारी, क्योंकि उन्होंने हमें हर तरीके से लूटा ना। नाउ नेक्स्ट, किसी भी देश का विकास उस देश की कृषि पर एवं उद्योग पर आधारित होता है। यानी देखो, अगर किसी भी देश का डेवलपमेंट करना है तो आपको उस देश की इंडस्ट्री पे वर्क करना पड़ेगा। अब वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है या आपकी कोई सी भी इंडस्ट्री है, चाहे आपका एग्रीकल्चर है, चाहे आपकी इंडस्ट्रीज है, उद्योग है, क्योंकि भाई पैसा तो यहीं से आएगा ना, जहां से पैसा आएगा वहीं से डेवलपमेंट होगी। कृषि के लिए शक्ति साख परिवहन चाहिए, यानी कि आपको पावर चाहिए, आपको फाइनेंस चाहिए और आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। उद्योग के लिए आपको मशीनरी चाहिए, विपणन चाहिए यानी मार्केटिंग चाहिए, आपको परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, और संदेश वाहन यानी कि आपको कम्युनिकेशन भी चाहिए।
यदि कोई देश तेजी से विकास करना चाहता है तो उसे आधारभूत ढांचे में निम्नलिखित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना होगा। आधारभूत ढांचे का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, उसे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि शक्ति यानी कि कोयला, ईंधन, तेल, सौर ऊर्जा, एनर्जी के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन, रेल, सड़कें, पोत, वायु परिवहन यानी सारी तरह की। संदेश वाहन यानी कि कम्युनिकेशन, चाहे वो लेटर हो गए, चाहे वो तार हो गए, चाहे टेलीफोन हो गए, रेडियो हो गए, कुछ भी तरीके के हो गए। बैंक, वित्त व बीमा हो गया यानी बैंकिंग सेक्टर हो गया फाइनेंस के लिए। विज्ञान एवं तकनीक भी चाहिए और कुछ सामाजिक मद यानी कुछ सोशल डेवलपमेंट भी चाहिए, जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य। अगर हम इन सारी चीजों को बढ़ाते हैं तो हमारे देश में डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होती है। स्वतंत्रता के समय उपरोक्त सभी आधारभूत ढांचे में कमी थी, यानी कि अंग्रेजों ने सिर्फ अपने फायदे के लिए तो सारे काम किए थे। तो हमारा कैसा था, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, बहुत ही बेकार। हमारा आधारभूत ढांचा कैसा था, बहुत ही ज्यादा बेकार। ठीक है, उन्होंने पूरी तरह से बर्बाद करके छोड़ा था, हमें ऐवी थोड़ा ना छोड़ के चले गए थे। इसीलिए तो कुछ लोगों का ये कहना है कि अंग्रेज भारत से इसलिए नहीं गए क्योंकि उन्हें हमारे स्वतंत्रता संग्राम वाले लोगों ने हटाया। एक थ्योरी है जस्ट ये, वो इसलिए गए क्योंकि उनके पास अब लूटने को कुछ बचा ही नहीं था। ये भी एक थ्योरी है, पर जस्ट एक थ्योरी है, सच नहीं है। सच तो यही कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम वाले लोगों ने क्या की थी, लड़ाई की थी। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटेन की एक कॉलोनी का रूप ले चुकी थी, यानी कि ब्रिटेन का सिर्फ एक छोटा सा एरिया थी ये। कृषि उत्पादन में कमी थी, गरीब किसान थे सॉरी, कृषि उत्पादन में कमी थी, गरीब किसान थे। कृषि उत्पादकता विश्व में सबसे कम थी, देखो जो हम लोग निर्यात करते थे अब हमारे पास सबसे कम हो गई थी। संगठित उद्योग थोड़े थे, यानी कि बहुत ही कम इंडस्ट्रीज थी, लेकिन बड़े शहरों में केंद्रित थे। ठीक है, जो भी थे कम थे लेकिन वो भी बड़े शहरों में। भारी एवं आधारभूत उद्योग नहीं थे, यानी कि आयरन इंडस्ट्री नहीं थी, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री नहीं थी, ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री थी जो नहीं थी। तो हैवी इंडस्ट्री हमारे पास नहीं थी। यद्यपि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक पहलू उसके अल्प विकसित स्वरूप का बोध कराता है, यानी कि एक साइड जो है वो हमारे अल्प विकसित होने के बारे में बताता है। पर जैसा कि आपको पता है हर चीज के क्या होते हैं, दो पहलू होते हैं। किंतु नियोजन काल की अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप में कुछ मूलभूत परिवर्तन हुए। यानी एक ऐसा टाइम आया जब हमने प्लानिंग चालू की, जो आप 5 ईयर प्लानिंग वगैरह पढ़ते हो तो वो आजादी के बाद उसमें हमने कुछ मेजर फंडामेंटल चेंज किए, मूलभूत परिवर्तन किए, जिनके आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासोन्मुख कहा जा सकता है, यानी कि डेवलपिंग कहा जा सकता है कि ये भैया डेवलप हो रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में आर्थिक नियोजन को विकास का आधार बनाया गया, यानी जो इकोनॉमिक प्लानिंग थी उसको कहा गया कि भाई इसी के साथ डेवलपमेंट हो सकती है, ग्रोथ हो सकती है, तो इसको बेस बनाओ। सभी नियोजनों का प्रमुख एवं मौलिक उद्देश्य देश में समन्वित एवं संतुलित विकास करने को प्रोत्साहित करना था। यानी जितने भी आप प्लानिंग बनाओ, जितने भी आप प्लान्स लेकर के आओ, पॉलिसी लेकर के आओ, सबका जो मेजर उद्देश्य था, मौलिक उद्देश्य था, वो यही था कि देश में क्या हो, बैलेंस्ड ग्रोथ हो। ठीक है, बैलेंस एंड क्या कहते हैं, समन्वयित यानी कि कोऑर्डिनेटेड। ठीक है, कोऑर्डिनेटेड क्या हो, हमारी डेवलपमेंट हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ कृषि बढ़ रही है इंडस्ट्री नहीं बढ़ रही है, सिर्फ इंडस्ट्री बढ़ रही है कृषि नहीं बढ़ रही है, ऐसा ना हो, संतुलित हो। नियोजन काल में कृषि, उद्योग, व्यापार सभी क्षेत्रों में विकास के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए। ये लाइन तो आप समझ ही गए होगी, बहुत सारे प्रोग्राम लेकर के आ गए। भारत की गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया गया, यानी भारत में गरीबी थी, बेरोजगारी थी, तो उसको समस्या को समाधान करने के लिए किया गया उपाय। नियोजन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था का संस्थागत ढांचा पर्याप्त रूप से विकसित हुआ, यानी कि ये जो प्लानिंग का टाइम था इसमें हमारा जो बेसिक अर्थव्यवस्था का संस्थागत यानी ऑर्गेनाइजेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर था वो काफी अच्छा विकसित हुआ। बढ़ता सार्वजनिक व्यय, बैंक एवं बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन, ग्रामीण विद्युतीकरण यानी गांव में बिजली पहुंचाना, सड़क एवं रेल परिवहन का विकास यानी कि हमारे रोड एंड रेल ट्रांसपोर्टेशन, कृषि का मशीनीकरण, हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन, औद्योगिक विस्तार यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बढ़ती हुई शिक्षा एवं सुधार। ये सारी चीजों से हमें पता चला कि हमारा देश कैसा है, एक डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, भारतीय नियोजन अवधि में, यानी भारत की जो नियोजन अवधि थी, जो प्लानिंग अवधि थी, में अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादन में पर्याप्त विकास हुआ, यानी हर क्षेत्र में उत्पादन बढ़ा। नियोजन काल में कृषि उत्पादन बढ़ा है, आधारभूत उद्योगों की स्थापना हुई है, यानी जो बेसिक इंडस्ट्री थी उनकी स्थापना हुई थी और हमारा कृषि डेवलपमेंट भी, कृषि उत्पादन भी बढ़ा था। जैसे लोहा, इस्पात, भारी इंजीनियरिंग, रसायन, उर्वरक,
सभी उद्योगों का नियोजन काल में तीव्र विकास हुआ है, जिससे भारत का आयात क्या हुआ, कम हुआ। देखो जब इंडस्ट्री खुद के ही घर में हो गई तो सामान के लिए बाहर क्यों जाओगे, तो आयात कम हुआ, इंपोर्ट कम हुआ। इससे क्या हुआ, विदेशों पर निर्भरता में कमी आई। भारतीय अर्थव्यवस्था के मौलिक उद्देश्यों में समाजवादी अर्थव्यवस्था की झलक मिलती है। यानी अगर आपसे कोई ये कहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो पूरी तरह से तो नहीं, पर इसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था भी है, यानी कि सोशल इकोनॉमी भी है। समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता एवं शोषण को समाप्त करने के लिए नियोजन काल में अनेक कदम उठाए गए, जो आज तक उठाए ही जा रहे हैं कि अमीर गरीब का फासला कम हो, जो गरीबों का एक्सप्लॉयटेशन शोषण हो रहा है वो खत्म किया जाए। आज तक ये कदम उठाए ही जा रहे हैं, उस टाइम पे भी उठाए गए, जैसे जमींदारी उन्मूलन की गई, भूमि पर कृषि को अधिकार दिलाना, ठीक है, बंधुआ प्रथा को समाप्त करना, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विस्तार करना, यानी इंडस्ट्रीज को बढ़ाया गया, बंधुआ मजदूरी को, जो जो बुरी चीजें थी भारत में वो खत्म की गई। बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया, सहकारी आंदोलनों का विकास हुआ, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम चालू किए गए, यानी कोऑर्डिनेटेड रूरल डेवलपमेंट चीजें जो है चालू की गई, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चालू किए गए, और किसानों को ऋण मुक्ति की घोषणा, यानी कि होता है ना कि बैंक से लोन लो तो इतना इतना माफ कर दिया जाएगा, वो चीज, ठीक। तो इससे आपको क्या पता चलता है, उपर्युक्त विकासोन्मुख तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत यद्यपि अपनी विकसित अवस्था तक नहीं पहुंच पाया है, यानी अभी तक भारत डेवलप्ड नहीं है, फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील यानी कि डेवलपिंग कंट्री तो है ही, डेवलपिंग इकोनॉमी तो है ही, जहां आर्थिक विकास में समन्वित एवं योजनाबद्ध प्रयास जारी है। हमारे यहाँ आज भी कोऑर्डिनेटेड हो रहा है, पॉलिसी वाइज हो रहा है, ठीक है। तो चलिए इस पहले चैप्टर के कुछ, अब हम लोग थ्योरी हो गई तो कुछ क्वेश्चन आंसर है, कम ही क्वेश्चन आंसर है, इनको फटाफट खत्म कर लेते हैं आज। पहला है, भारत में $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। तो भारत में $5 ट्रिलियन को कब तक कहा गया है कि भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है। तो आप देख सकते हैं उत्तर है बी, यानी कि 2024। 2024 तक बोला गया कि भारत में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। जरा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। केंद्र सरकार द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2024 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। महत्वाकांक्षी इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जैसे कोरोना जैसी प्रॉब्लम आ गई, इतने सारे हमारे पास तूफान आ गए, उसके बाद कई सारी प्रॉब्लम्स को लेते हुए अगर हम चाहते कि हमारी इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, तो महत्वाकांक्षी तो है ही, हमने अपना थोड़ा ज्यादा ही कर रखा है। हालांकि कुछ जो हमारी आर्थिक समीक्षा है, यानी कि जो हमारी इकोनॉमिक रिपोर्ट होती है 2019-2020 की, उसके पृष्ठ 221 में ये 2025 बताया गया है, लेकिन बहुत सारी जगह पर करेक्ट आंसर जो है वो 2024 ही है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है। देखिए सेम क्वेश्चन है, मुझे भी पता है, पर अलग अलग एग्जाम में आया है। ये यूपी पीसीएस में आया है पिछले साल, और ये यूपी बीईओ में आया है, तो इसके लिए भी क्या होगा, 2024 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब हमें तीसरा बोला हुआ है, नीचे दिए गए कथन के अनुसार एक कथन को ए को और दूसरे को कारण कहते हैं। ये कथन दिया गया है, ये उसका कारण दिया गया है, हमें बताना है कि सही है कि नहीं है। कथन ए ये कहता है कि राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन, यानी कि एनआईपी, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन कह सकते हो, सरकार द्वारा वर्ष 2020-2030 की अवधि के लिए आरंभ किया गया है। चलो ठीक है, ये बता दें कि ये पॉलिसी जो है 2020-30 के लिए लाई गई है, जबकि एनआईपी का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्रदान करना है। तो हमें बताया है कि बताओ ए और आर दोनों सही है, यानी कथन और कारण दोनों सही है, और आर जो है वो ए की व्याख्या सही कर रहा है। दूसरा बोला ए और आर दोनों सही है, पर आर जो है वो ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तीसरे में कह सकते हैं कि ए सही है आर गलत है, चौथे में ए गलत है आर सही है। तो पहली बात तो ये कि 2020-30 के लिए आरंभ किया गया है, इसका ये एक्सप्लेनेशन तो नहीं है कि क्यों किया गया है 2020-30 तक, इसकी एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, ये एक अलग ही पॉइंट है। तो ये दोनों आंसर तो वैसे भी गलत ही हो जाते हैं। फिर आगे हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, जरा आंसर को पढ़ते हैं उसके बाद बात करते हैं। क्या बोला गया है, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन यानी कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पर गठित कार्यदल द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा 29 अप्रैल 2020 को यह जारी किया गया। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का उद्देश्य
सभी नागरिकों की जीवन गुणवत्ता में सुधार लाना है, चलो सेकंड पॉइंट तो सही हो गया। देश में विश्व स्तरीय अवसंरचना उपलब्ध कराना है, चलो ठीक। कार्यदल द्वारा पेश अंतिम रिपोर्ट के अनुसार वित्त 2020-25 की अवधि के दौरान देश में अवसंरचना क्षेत्र में कुल निवेश 111 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। तो यानी कि ये 2020-25 हो गया ना, हमें 2020-30 दे रखा है, तो ए गलत हो गया, आर सही हो गया। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन डी है? डी करेक्ट है। हमारा कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। क्लियर? कोई डाउट? चलिए, कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्संरचना क्यों करते हैं? यानी कंपनी जो है वो टेक्नोलॉजी की मदद से क्यों दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करती है अपने आप को? तो इसका आंसर क्या है दे रखा है, जरा पढ़ते हैं। उपभोक्ताओं की मांग एवं अपेक्षाएं निरंतर बढ़ रही है। देखो ये बात तो सच है ही। एक कंपनी को अपने आप को दोबारा से रीस्ट्रक्चर पुनर्संरचना करने की जरूरत इसलिए ही होती है क्योंकि उपभोक्ताओं की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। कम लागत पर उत्पादों एवं सेवाओं में प्रतिस्पर्धा बढ़त प्राप्त करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा रहा है। यानी कि हम लोग कम्युनिकेशन का हेल्प लेते हैं, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी की हेल्प लेते हैं ताकि हम लोग लो कॉस्ट में ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन कर सके। अर्थव्यवस्थाओं में विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ साथ परिवर्तन के दर तीव्र हो गई है। यानी कि हमारे पूरे वर्ल्ड में क्या है? उदारीकरण, यानी कि लिबरलाइजेशन आया है, और इसी की वजह से क्या हो रही है? हमारी ग्रोथ जो है वो तेज हो गई है। और चौथा दे रखा है ये सभी। देखिए वैसे तो आपको पता ही होता है कि जब भी ऑल ऑफ दीज या ये सभी होता है तो 90% केस में यही आंसर सही होता है, और इस केस में भी यही आंसर सही है। जरा इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में विश्वव्यापी उदारीकरण, जो कि हमारा तीसरा पॉइंट था, के साथ परिवर्तन की दर तीव्र हो गई है, जिससे उपभोक्ताओं की मांग एवं अपेक्षाएं निरंतर बढ़ रही है। ये पहला पॉइंट हो गया। फलतः कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना करती है, जिसका लाभ हुआ कम लागतों पर उत्पादों एवं सुविधाओं में प्रतिस्पर्धा बढ़त हासिल करने के लिए में मिलता है। यानी अगर आपको एक दूसरी कंपनी के बारे में होने वाले चेंजेस के बारे में पता है, मार्केट में होने वाले चेंजेस के बारे में पता है, तो आप लो कॉस्ट यानी कम कॉस्ट पे प्रोडक्शन करके सेवाएं दे करके आप बढ़त हासिल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेता हूं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? जहां पर कृषि और उद्योग दोनों का समान महत्व दिया जाता है, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान होता है, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया भारी मात्रा में स्वदेशी से प्रभावित होती है, या फिर जहां आर्थिक नियोजन एवं विकास में केंद्र और राज्यों की समान भागीदारी हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, जहां पर हमारे सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि पब्लिक इंडस्ट्री भी हो और हमारे प्राइवेट इंडस्ट्री यानी निजी क्षेत्र भी हो। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों पाए जाते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बोला हुआ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो सीधी बात है, अभी पढ़ा था हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसका तो सीधा सीधा करेक्ट आंसर ए हो गया, है ना। इसके बारे में तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पर पढ़ना है तो पढ़ लेते हैं। वैसे भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है, यानी दोनों साथ साथ रहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक शक्तियों का केंद्रीयकरण सरकार के हाथ में होता है, अतः संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है। यानी जितने भी देश में हमारे क्या होंगे, रिसोर्सेस होंगे, संसाधन होंगे, सबका राजा कौन होगा? सरकार होगी। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार को नियंत्रित करने में सरकार का कोई खास सक्रिय भूमिका नहीं लेती। यानी अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात हम लोग करते हैं तो इसमें क्या होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार को कोई लेना देना नहीं होता, जो होता है प्राइवेट इंडस्ट्री के हाथ में होता है। जबकि वहीं पर समाजवादी अर्थव्यवस्था में हम लोग बात करें तो सारी फैसले किसके हाथ में होते हैं? गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। तो समाजवादी सोशल सीधी बात है गवर्नमेंट के हाथ में होगी, जबकि कैपिटल कैपिटल ये किसके हाथ में होगी? प्राइवेट के हाथ में होगी। ठीक है, वही बात यहां पर बोली हुई है। तथा उत्पादन में साधनों को निजी स्वामित्व होता है। तो ये देखो, ये पूंजीवाद का यहां से यहां तक दे रखा है, यहां से यहां तक समाजवाद का दे रखा है। ठीक है, गांधीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था उत्पादन में संसाधनों के विकेंद्रीकरण पर आधारित थी। यानी गांधीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था जो थी उसमें क्या गया था कि उत्पादनों का जो संसाधन है, यानी जिस भी चीज से हमारा कोई भी प्रोडक्ट बनता है, उसका विकेंद्रीकरण किया गया। जैसे एक यह आर्थिक प्रणाली में स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया गया, यानी छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया गया।
जिससे सामाजिक न्याय की स्थापना की जा सके। तो ये गांधीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, अगला पूछा गया है मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? लघु एवं बृहद दोनों उद्यमों की विद्यमानता? नहीं, बिल्कुल नहीं। निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र की विद्यमानता? हाँ बिल्कुल सही है, दोनों विद्यमान होते हैं। प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र? नहीं, ये नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। हमारा करेक्ट आंसर होगा बी, जहां पर निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र आते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण है? भारतीय अर्थव्यवस्था पूंजीवादी है? नहीं। समाजवादी है? नहीं। ये एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। दो क्वेश्चन से तो यही पढ़ रहे हैं। ठीक है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? वृहद एवं कुटीर उद्योगों का सह अस्तित्व ना, बड़े और छोटी इंडस्ट्री का साथ साथ रहना, इससे कोई लेना देना नहीं है। आर्थिक विकास में विदेशों का सहयोग? ना, बिल्कुल नहीं। मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन सी होती है? जिसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र साथ साथ रहे। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि दे भी रखा है। फिर 10th क्वेश्चन है, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था? समाजवादी, गांधीवादी, मिश्रित या स्वतंत्र? तो ना तो गांधीवादी समाजवादी के बारे में हमने पढ़ा, लेकिन भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? मिश्रित। तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। भारत को कैसे परिभाषित किया जाए? एक खाद्य की कमी वाले अर्थव्यवस्था के रूप में, ऐसी जगह जहां पर लोगों को खाना नहीं मिलता। श्रम आधिक्य वाले राज्य अर्थव्यवस्था के रूप में, यानी जहां पर लेबर ज्यादा है। व्यापार आधिक्य वाले, यानी जहां पर व्यापार बहुत ज्यादा है। या फिर पूंजी आधिक्य वाले, जहां पर पैसा बहुत ज्यादा है। तो देखो, पैसा ज्यादा तो हो नहीं सकता, व्यापार भी बहुत ज्यादा है नहीं अपने यहाँ। खाने की कमी, ऐसा भी नहीं है कि काफी बड़ी मात्रा में लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन हमारा कृषि क्षेत्र काफी डेवलप्ड है, फिर भी ये हो सकता है। लेकिन करेक्ट जो है वो क्या है? बी है। यहाँ पर श्रम आधिक्य है, यानी ये लेबर इंटेंसिव है, यहाँ पर लेबर ज्यादा है। ठीक है, तो भारत में जनसंख्या की अधिकता का कारण इसकी एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट बोला गया है, निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से समझाता है कि भारत एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था? यानी इनमें से किस चीज से आप पता लगा सकते हो कि भारत एक अल्प विकसित है? आय का असमान वितरण? ओके, भारत में आय का असमान वितरण तो है, अमीर गरीब लोग तो है। उच्च निर्भरता दर? बिल्कुल है, भारत में एक आदमी कमाता है, 3 लोग घर में बैठ के खाते हैं। उच्च निर्भरता दर है भारत में। राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर? हाँ सही बात है, हमारा राष्ट्रीय आय बढ़ रहा है, लेकिन उसकी ग्रोथ क्या है? धीरे है। बैंक एवं वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन? तो यस, बहुत सारी चीजें हमारे देश में अभी भी बैंक और वित्तीय क्षेत्र में काफी बड़ा परिवर्तन आना बाकी है। तो हमारा करेक्ट जो होगा वो क्या होगा? उपरोक्त सभी। सारे आंसर हमारे करेक्ट है। भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, क्या क्या है? प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर, यानी कि प्रति व्यक्ति आय हमारे यहाँ कम है। प्रति व्यक्ति और राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि, यानी दोनों ही चीजें बहुत तेज कम स्पीड से बढ़ रही हैं। जनसंख्या का भारी दबाव, ये तो है ही भारत में। गरीबी का अस्तित्व बहुत ज्यादा है, पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। कृषि पर निर्भरता भी हमारे देश में बहुत ज्यादा है। बेरोजगारी अभी भी लगातार बढ़ती जा रही है। तकनीकी कौशल यानी स्किल सेट्स की कमी है इंडिया में, टेक्निकल स्किल्स लोगों में कम है। हम लोग आज भी रटने पर ध्यान देते हैं। साक्षरता की निम्न दर, पढ़े लिखे लोगों की जनसंख्या आज भी कम है। रूढ़िवादी और परंपरावादी समाज, यानी आज भी जो हमारी परंपराएं हैं वो बहुत पुरानी है। कुछ पुरानी चीजें जो अच्छी है वो तो ठीक है, पर जहां पर जिन चीजों में कमी है हमें उन्हें अभी भी सुधारने की जरूरत है। विकास के लिए योजना बनाना बहुत जरूरी है, और योजनाओं पर व्यय करना ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, और ये हो भी रहा है हमारे देश में। ठीक है, तो इन सब के कारण हमारा देश क्या है? एक अंडर डेवलप्ड नेशन है। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है क्या? कृषि की प्रधानता, उद्योग की प्रधानता, न्यून प्रति व्यक्ति आय, वृहद बेरोजगारी। अभी तो हमने यही देखा कि ये सारी की सारी है, लेकिन उद्योग की प्रधानता ये हमने पढ़ा है? नहीं, ये हमने नहीं पढ़ा। हमारे देश में कृषि की प्रधानता है। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, एक उद्योग प्रधान देश नहीं है। तो सेकंड तो हो नहीं सकता। सेकंड नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो यही करेक्ट आंसर हुआ है हमारा। ठीक है, क्या बोला हुआ है? उद्योग की प्रधानता विकसित अर्थव्यवस्था का अभिलक्षण है, यानी कोई डेवलप्ड नेशन होता है उसमें उद्योग होती है। क्योंकि भारत एक की अर्थव्यवस्था विकासशील है, अतः यह भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, जबकि शेष तीनों लक्षण भारतीय अवस्था की विशेषता है।
भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है ये। देश की कृषि में निम्न में से कौन सा एक अनार्थिक तत्व है, यानी कि एक नॉन इकोनॉमिक चीज है, इसका इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं। सामाजिक व्यवहार, प्राकृतिक संसाधन, शक्ति संसाधन, पूंजी संसाधन। तो ढंग से देखो यहाँ पर कौन सी चीज है जो हमारी प्रोडक्शन में काम आती है। प्राकृतिक संसाधन काम आते हैं प्रोडक्शन में, शक्ति चाहिए प्रोडक्शन के लिए, पूंजी चाहिए, सामाजिक व्यवहार नहीं चाहिए। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक अनार्थिक तत्व है, नॉन इकोनॉमिक तत्व है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जरा पढ़ लेते हैं आर्थिक तत्व और अनार्थिक तत्व। तो आर्थिक तत्व हो गए हमारे प्राकृतिक साधन, श्रम शक्ति, जनसंख्या, पूंजी निर्माण, तकनीक एवं नवाचार, पूंजी उत्पादन, उत्पाद और संगठन। ये सारे हमारे क्या हो गए, आर्थिक, इकोनॉमिक। जो कि अनार्थिक में क्या हो गए, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, अंतरराष्ट्रीय और वैज्ञानिक। ये जो सारी चीजें ना जो हमारी किससे रिलेटेड नहीं है, प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, इनमें से कोई सी भी चीज उत्पादन से रिलेटेड नहीं है, तो इसीलिए ये सारे अनार्थिक होंगे। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, पिछड़ी हुई, विकसित, विकासशील और अल्प विकसित। तो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि ये कैसी है, विकासशील है। भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील है। विकासशील अर्थव्यवस्था में उत्पादन का ढांचा, उत्पादन के स्वरूप एवं उत्पादित वस्तुओं में परिवर्तन होता है तथा सामाजिक संबंधों में भी विकास के साथ साथ परिवर्तन होता है। यानी क्या होता है, इसमें उत्पादन के स्वरूप में उत्पादित वस्तुओं में परिवर्तन होता है। हमारा जो प्रोडक्शन करने का तरीका है, हमारा जो प्रोडक्शन करने का स्टाइल है, जो प्रोडक्शन हो रही है चीजें, उनमें हम लोग चेंज कर सकते हैं और चेंज कर भी रहे हैं। और साथ ही साथ देश विदेश के साथ हमारे सामाजिक संबंध, उनमें भी सुधार आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। नेक्स्ट हमें दे रखा है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यताएं, विशेषता होती है, यानी कौन सी अर्थव्यवस्था की विशेषता होती है। तो हमने अभी ऊपर ही पढ़ा है ये सारी चीजें। ये देखो, ये जो पढ़ा है ये पूरी लिस्ट अल्प विकसित ही तो है। यहाँ पर क्या हो गया, निम्न प्रति व्यक्ति आय है, बिल्कुल है। पूंजी निर्माण की भी दर क्या है हमारे पास, निम्न है। प्रति व्यक्ति आय तो निम्न है ही है, पूंजी निर्माण भी निम्न है। निम्न आश्रितता अनुपात हमारे पास, हाँ ये तो है कि निम्न आश्रितता अनुपात नहीं है हमारे पास, ज्यादा आश्रितता अनुपात है। हमारे यहाँ निर्भर लोगों की संख्या ज्यादा है, तो निम्न आश्रितता हमारे पास नहीं है। तृतीय क्षेत्र पर अधिक कार्यबल शक्ति का होना, देखो आप लोग भी रहते हो, क्या हमारे यहाँ टेरिटरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा है, नहीं हमारे यहाँ सर्विस सेक्टर ज्यादा नहीं है। तो ये दो पॉइंट तो है ही नहीं, तो तीसरा चौथा नहीं है, तो जहां पर भी तीसरा आ जाए वो तो ऐसे ही कट गया, चौथा आ जाए वो भी कट गया, ये करेक्ट आंसर बन गया। ठीक है, क्या बोला हुआ है कि अल्प विकसित शब्द सामान्यतः उन अर्थव्यवस्थाओं के संबंध में प्रयुक्त होता है जहां उस देश के लोगों का रहन सहन का स्तर काफी निम्न होता है। यानी जहां पर बहुत बेकार तरीके से लोग रह रहे होते हैं, उनके लिविंग स्टैंडर्ड बहुत बेकार होते हैं, क्योंकि वहां पर उत्पादकता का स्तर क्या होता है, कम होता है, और जनसंख्या का स्तर अधिक होता है। प्रति व्यक्ति आय कम होती है। तो अल्प विकसित में क्या क्या चीजें पाई जाती है, निम्न प्रति व्यक्ति आय, निम्न जीवन दर, जनसंख्या की वृद्धि ऊंची, बेरोजगारी ज्यादा, अल्प रोजगार ज्यादा, कृषि का ज्यादा आधिपत्य होगा, पूंजी निर्माण कम होगा यानी कैपिटल फॉर्मेशन कम होगी, आय में विषमता पाई जाएगी। तो ये रीजन होते हैं हमारे किसके, अल्प विकसित के। ठीक है, वही क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को एक विकासशील श्रेणी में दर्शाती है। यानी ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं जिसे हम कह सकते हैं कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है। कृषि मुख्य उद्देश्य, प्रचंड बेरोजगारी, मानव पूंजी में निम्न गुणवत्ता, या फिर प्रोटीन एवं प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना। हमारे देश में तो आज भी भुखमरी वगैरह है, तो ये पॉइंट तो वैसे ही नहीं हो सकता। बाकी तीन चीजें तो ठीक है, पर ये पॉइंट तो नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो डी हमारा करेक्ट आंसर। हमारे यहाँ प्रोटीन और प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना, प्रोटीन का, कैलोरी के लिए हमारे यहाँ आधे लोगों को खाना नहीं मिलता, तो अच्छा खाना तो बहुत दूर की बात है। भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहा जा सकता है, क्योंकि अभी पूरी तरह से डेवलप्ड भी नहीं है और अंडर डेवलप्ड भी नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्न लक्षण है, कृषि का प्रधान है, यानी ये कृषि प्रधान देश है। पूंजी निर्माण यानी कैपिटल फॉर्मेशन कम है यहाँ पर। जनसंख्या ज्यादा है, बेरोजगारी ज्यादा है, निम्न प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है। पिछले 3 क्वेश्चन से आप लोग यही सारी चीजें पढ़ रहे हो। साथ साथ हमारे पास क्या है, हमारे पास औद्योगिक पिछड़ापन भी है। औद्योगिक पिछड़ापन है, तकनीकी पिछड़ापन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, आयात पर निर्भरता और निरक्षरता, यानी कि अनपढ़ लोग तो हमारे देश में है ही, ना पढ़े लिखे लोग। तो ये एक बहुत बड़े रीजन है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को आप कैसे बता सकते हो।
एक पिछड़ी गतिहीन अर्थव्यवस्था, एक विकासशील अर्थव्यवस्था, अर्धविकसित अर्थव्यवस्था या फिर विकसित अर्थव्यवस्था? विकसित तो नहीं है ये, अर्ध विकसित भी नहीं है, ये एक विकासशील है। हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं अभी तक कि भारत क्या है, एक विकासशील है, अविकसित नहीं है, विकासशील है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन आर्थिक सुधारों के द्वितीय प्रजनन जनरेशन में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए, यानी इनमें से कौन सी चीज है जिसे कहा गया कि भैया ये सेकंड जनरेशन में आएंगी, ये सुधार जो है, आर्थिक सुधार जो है सेकंड जनरेशन सुधार, इकोनॉमिक सुधार है? तेल के क्षेत्र में सुधार, सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार, न्यायिक प्रणाली में सुधार, या फिर शासकीय या फिर सार्वजनिक संसाधनों में सुधार? इनमें से कौन सा सुधार जो है सेकंड जनरेशन है? तो हमारा न्यायिक प्रणाली सुधार जो है, यानी कि जस्ट जुडिशरी सिस्टम जो है, वो हमारा सेकंड जनरेशन है। प्राइमरी जनरेशन में तो हमने यही देखा कि लोगों को पहले खिला पिला तो ले हम लोग, फिर सेकेंडरी में देखा कि भैया अब लोगों के पास खाना पीना है, तो अब थोड़ा हम लोग अपने किसको बढ़ाएं, जुडिशरी को बढ़ाएं। उपयुक्त विकल्पों में से, यानी दिए गए विकल्पों में से न्यायिक प्रणाली में सुधार को छोड़कर बाकी सभी विकल्प सरकार द्वारा चिन्हित सेकंड जनरेशन के भाग है। अतः ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट है, क्योंकि हमसे पूछा क्या गया था, भाग नहीं है, कौन सा सेकंड जनरेशन का पार्ट नहीं है? तो न्यायिक वाला सेकंड जनरेशन का पार्ट नहीं है, बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है सारे क्या है, हमारे सेकंड जनरेशन का पार्ट है। क्लियर हो गई बात? 20वां क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, वो है विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? यानी अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इंडिया का मॉडल किसकी सुरक्षा करता है, व्यक्ति की, राज्य की, व्यक्ति और राज्य दोनों की, या उपयुक्त में से किसी की नहीं? तो सीधी सी बात है, दोनों की रक्षा करता है। ठीक है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्वरूप को अपनाया गया है, यानी यहाँ पर सार्वजनिक भी है और निजी भी है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत यहाँ पर सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र रहते हैं। तो देश में विकास कार्यक्रमों की भागीदारी होती है। सार्वजनिक क्षेत्र किसकी राज्य करता है, वही निजी क्षेत्र का प्रशासन कौन करता है, व्यक्ति करता है। सार्वजनिक क्षेत्र कौन चलाता है, हमारा स्टेट यानी गवर्नमेंट। निजी क्षेत्र कौन चलाता है, व्यक्ति। इस प्रकार विकास का भारतीय मॉडल राज्य एवं व्यक्ति दोनों के हितों की रक्षा करता है, इसीलिए सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। तो इसी के साथ आज हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, जो कि है राष्ट्रीय आय। ठीक है। इसके हमने 20 क्वेश्चन किए हैं, राष्ट्रीय आय में हम लोगों को कुछ 93 क्वेश्चन करने होंगे। तो इसको हम लोग हो सकता है पार्ट 1 और पार्ट 2 करके निकाले, या फिर इकट्ठा एक ही पार्ट में निकाले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक करें, हमारे सपोर्ट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपको लगता है कि आपके जैसे ही और भी कई सारे लोग हैं जिनके पास कोरोना की वजह से इस बार पैसे नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या फिर काफी लोग जो कई बार पैसे खर्च कर चुके हैं लेकिन अभी भी उन्हें कई सारी चीजें इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हमारे वीडियोस उनके साथ शेयर करें आपके एग्जाम्स के लिए। ऑल द बेस्ट, आई होप आप लोग सक्सेसफुल हो। अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।